नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। एसएसटी से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। एसएसटी से कितने प्रश्न देखेंगे? 30 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन। ए में कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में कहा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी में कहा जा रहा है दादा भाई नौरोजी, और डी में कहा जा रहा है महात्मा गांधी। तो एक पहले का सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और महात्मा गांधी तो पता ही होगा महात्मा गांधी के बारे में। तो 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पर 2 बार लिखा है, स्टेक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में कहा जा रहा है लंदन, बी में कहा जा रहा है इस्लामाबाद, और सी में कहा जा रहा है वाशिंगटन, और डी में कहा जा रहा है श्रीलंका। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? कमेंट करके बताइए। 3 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था? सोमनाथ मंदिर की बात की जा रही है। 1028, 1029, 1025 और 1099। तो सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था? 1025 में लूटा गया था। 1025। और सोमनाथ मंदिर है कहाँ? लोकेशन उसकी कहाँ पर है? तो गुजरात। ये भी याद रखना है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। और किसने लूटा था? महमूद गजनबी ने लूटा था 1025 में सोमनाथ मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर की बात हो रही है। और बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ए में कहा जा रहा है 1764, बी में कहा जा रहा है 1526, और सी में कहा जा रहा है 1556, और डी में कहा जा रहा है 1761। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1764। और भी डेट याद रख लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526, और दूसरा युद्ध 1556, और तीसरा युद्ध 1761। 5 नंबर प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। ए में कहा जा रहा है 261 ईसा पूर्व, बी में कहा जा रहा है 712 ईसा पूर्व, और सी में कहा जा रहा है 1206 ईसा पूर्व, और डी में कहा जा रहा है 1527 ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व ये युद्ध को लड़ा गया था। ए सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? समुद्रगुप्त की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है तानपुरा, और बी में कहा जा रहा है सितार, और सी में कहा जा रहा है बीड़ा, और डी में कहा जा रहा है बांसुरी। तो समुद्रगुप्त की बात की जा रही है। समुद्रगुप्त का शासन 335 से 375 ईस्वी तक रहा है समुद्रगुप्त। और क्या बजाते थे ये? बीड़ा। बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को जो सिक्के थे उनको दिखाया गया है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? तो ए में कहा जा रहा है मंदिर अर्थव्यवस्था समाज एवं दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता था, और बी में कहा जा रहा है ये राजाओं की राजधानी होता था, और सी में कहा जा रहा है ये सामान्यतः मडपिका होता था, और डी में कहा जा रहा है पुरोहितों एवं तीर्थयात्रियों वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का सी। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। बंजारों के संदर्भ में ए और बी खबरों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी के बारे में। ए में कहा जा रहा है बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानबादिश थे, और बी में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। सी में कहा जा रहा है कि ए गलत है और बी सही है, और डी में कहा जा रहा है ए और बी दोनों सही हैं।
तो 8 का सही आंसर हो जाएगा फैक्ट नंबर ए और फैक्ट नंबर बी दोनों ही सही है, यानी कि डी सही हो जाएगा इसका आंसर। ए और बी दोनों सही हैं। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानबादेश थे और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों में नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट करके बताइए, मैंने ये क्लास पढ़ा दी है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सती प्रथा की बात हो रही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय की बात हो रही है, जिसने 1828 से 35 तक शासन किया था। 1828 से 35 तक शासन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और उसी के समकालीन राजा राम मोहन राय थे। और उसी के समय दास प्रथा, ठगी प्रथा, बाल प्रथा, ये सारी प्रथाओं का अंत किया गया था। तो राजा राम मोहन राय ने अपने लेख में तर्क दिया था, तर्क और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है। पर क्यों नहीं है, पढ़ लेते हैं। ए में कहा जा रहा है अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे सती प्रथा के, और बी में कहा जा रहा है प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, और सी में कहा जा रहा है प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनको बैंक देना चाहिए, और डी में कहा जा रहा है महिलाएं जो सती हुई वह मृत्यु की कामना करती थी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा प्राचीन ग्रंथ भी इसका समर्थन नहीं करते हैं कि कोई सती होना चाहिए, ये बात गलत है। सती प्रथा एक गलत प्रथा थी। सती प्रथा में होता क्या था, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। आदमी की मृत्यु हो जाने पर जो उसकी पत्नी, धर्मपत्नी, वाइफ यानी जो औरत हुआ करती थी, वो पति के साथ अपने भी प्राण को त्याग देती थी, आग में जल जाती थी और अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी। इसी को हम क्या कहते थे, उस टाइम की बात हो रही है, 1828 से 35 की बात हो रही है, सती प्रथा का नाम दिया गया था। उम्मीद करता हूँ फैक्ट क्लियर हो गया होगा। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में कहा जा रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया था, और बी में कहा जा रहा है मद्रास प्रेसिडेंसी में बीरेंस लिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, और सी में कहा जा रहा है विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया जाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। नीचे कहा जा रहा है ए में कहा जा रहा है ए एंड बी एंड सी, यानी कि पहले में कहा जा रहा है कि ए और बी और सी क्या तीनों फैक्ट सही हैं। दूसरे में कहा जा रहा है बी नंबर पे ओनली ए एंड बी, क्या 1 और 2 सही हैं। तीसरे में कहा जा रहा है ओनली ए एंड सी, यानी ए और सी सही है। और डी में कहा जा रहा है ओनली बी एंड सी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी सही है। इसका क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड बी सही है इसका। दोबारा देख लीजिए। ए में कहा जा रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया था, बिल्कुल बात ठीक है, और दूसरा ये भी ठीक है, तो ए और बी ठीक हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। कथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन किस में दिया है, ए में, और कारण किस में दिया, आर में। दोनों को पढ़ना है। ए में कहा जा रहा है 19वीं शताब्दी में लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था, डर था। ये ए में कहा जा रहा है, यहाँ पर आर होगा। लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, यानी कथन ए में ऊपर बोल दिया कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय यानी डर था, और आर में कारण में कहा जा रहा है कि लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि ए में कहा जा रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और सी में कहा जा रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी डी में कहा जा रहा है कि दोनों ए और बी गलत हैं, और सी में कहा जा रहा है ए सही है पर आर गलत है। और बी में कहा जा रहा है
बोथ ए एंड आर तो सही है, पर आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन की आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब आर और ए दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी अच्छे से कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अच्छे से। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, नहीं में पूछा जा रहा है, एक तरफ ग्रह दिए हैं, एक तरफ चंद्रमा की संख्या दी है। ए में कहा जा रहा है मंगल है और मंगल के सामने चंद्रमा की संख्या 2 होती है, और बी में कहा जा रहा है बृहस्पति जिसकी संख्या 53 होती है, और सी में कहा जा रहा है यूरेनस जिसकी संख्या 27 होती है, और डी में कहा जा रहा है नेपच्यून जिसकी संख्या 13 होती है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, क्योंकि ये बात गलत है और गलत ही पूछी जा रही है। बृहस्पति की संख्या 90 प्लस होगी, लगभग 90 प्लस, और यहाँ पर 53 दिया है, वो गलत पूछा जा रहा है। बाकी मंगल के दो ये वाला मंगल वाला ठीक है और यूरेनस वाला भी ठीक है और नेपच्यून वाला भी ठीक है, पर बृहस्पति गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर को पढ़ना है। ए में कहा जा रहा है उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, और बी में कहा जा रहा है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती है। अब फैक्ट ए में कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है क्या। और बी में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और सी में कहा जा रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में कहा जा रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या भी सही है कि उत्तर ध्रुव वृत्त पर और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और बी में कहा जा रहा है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्य पूरब में उदय होता है क्योंकि क्या रीज़न है कि सूर्य पूरब में उदय होता है। ए में कहा जा रहा है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। बी में कहा जा रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। और सी में कहा जा रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और डी में कहा जा रहा है पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में होता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। अब ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए ये देखिए, ये है सन, ये है सूरज, और सूरज किधर से निकलता है, बताया गया है पूरब से निकलता है। तो पूरब से निकलता है, अगर पृथ्वी भी इधर रहेगी तो गलत हो जाएगा। तो पृथ्वी किधर से रोटेट होगी, पृथ्वी किधर से होगी, पृथ्वी होगी पश्चिम से, यानी ये इधर को चलेगी और सूरज इधर चलेगा, तभी तो मैच नहीं हो पाता है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। ए में कहा जा रहा है सतपुड़ा श्रेणी, और बी में कहा जा रहा है बिंद श्रेणी, और सी में कहा जा रहा है सह्याद्री, और डी में कहा जा रहा है नीलगिरी। 15 का सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री। क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। ए में कहा जा रहा है अक्षांश, और बी में कहा जा रहा है ऊंचाई, और सी में कहा जा रहा है वायुदाब एवं पवने, और डी में कहा जा रहा है समुद्र से दूरी। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई, बी सही हो जाएगा। और सभी भाई बहन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे एंड कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसे की बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ सिलेक्शन की बात होती है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है। ए में कहा जा रहा है यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, और बी में कहा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और सी में कहा जा रहा है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में, और डी में कहा जा रहा है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। 17 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है, बाकी जो है हर जगह पाई जाती है।
18 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या से प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? ए में कहा गया है अभ्रक, और यहाँ बी में बताया जा रहा है वन, और सी में कहा जा रहा है प्राकृतिक गैस, और डी में कहा जा रहा है मृदा, और ई में कहा जा रहा है जल। अब क्या इसमें से प्राकृतिक संसाधन है? 18। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा केवल बी डी ई। कौन सा सही हो जाएगा? केवल बी डी और ई वाला सही हो जाएगा। अब बी में क्या है? बी में देखिए वन है जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में आता है, और डी में क्या है? मृदा है, मृदा यानी मिट्टी, ये भी आती है, और ई में क्या है? जल। आता क्या नहीं है? अभ्रक और प्राकृतिक गैस ये नहीं आते हैं, तो बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, कथन ए और आर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं? ए और आर में बताया जा रहा है ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है, और बी में कहा जा रहा है, यहाँ बी नहीं है आर है, यहाँ पर भी कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। किसकी बात कही जा रही? ए में कहा जा रहा है एशिया, क्या एशिया में ऐसा होता है? बी में कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और सी में कहा जा रहा है दक्षिण अमेरिका, और डी में कहा जा रहा है अफ्रीका। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ये अफ्रीका की विशेषताएं हैं, जिसमें ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप। और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? किस आकार की घाटी की बात हो रही है? यू आकार की घाटी की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है सागरीय तरंगों द्वारा, बी में कहा जा रहा है पवन द्वारा, सी में कहा जा रहा है हिमनदी द्वारा, और डी में कहा जा रहा है नदी द्वारा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा हिम नदी के द्वारा। किसके द्वारा? हिम नदी के द्वारा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यू आकार की घाटी। 21 नंबर प्रश्न है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? अष्टध्यायी ए में कहा जा रहा है कालिदास, बी में कहा जा रहा है तुलसीदास, और सी में कहा जा रहा है कबीरदास, और डी में कहा जा रहा है पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि ने लिखा है अष्टध्यायी को। कालिदास ने क्या क्या लिखा है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सब लिखे हैं कालिदास ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे कि किस भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। कबीरदास ने क्या लिखा है? बीजक में संग्रहित है इनकी रचना है। साखी, सबद, रमैनी ये कबीरदास की हो। पाणिनि अष्टध्यायी के लेखक हो गए। एक क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मैंने दे दी है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है सीमेटिक मानचित्रों से, और बी में कहा जा रहा है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, और सी में कहा जा रहा है रेखा चित्रों से, और डी में कहा जा रहा है ऋण चिन्हों से। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऋण चिन्हों के द्वारा मानचित्र को समझने में सर्वव्यापी होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शैल में से कौन सी अपसादी शैल का उदाहरण है? अपसादी शैल की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है ग्रेनाइट, बी में कहा जा रहा है शैल, और सी में कहा जा रहा है स्लेट, और डी में कहा जा रहा है संगमरमर। तो स्लेट इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज को मजबूत करने हेतु यानी पंचायती राज को दृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? ए में कहा जा रहा है 86वां संशोधन, और बी में कहा जा रहा है 73वां संशोधन, और सी में कहा जा रहा है 42वां संशोधन, और डी में कहा जा रहा है 44वां संशोधन। तो कौन सा संशोधन किया गया था? 24 का 73वां संशोधन किया गया था पंचायती राज के लिए। 73वां संविधान संशोधन याद रखना है ये। अब ये आया कब था? तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन का गठन किया गया था। और इसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसमें 11 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया था? 11 अनुसूचियों। और विषय की बात कर दी जाए तो विषय कितने थे? 29 सब्जेक्ट थे, यानी 29 विषय थे। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है। ए में अपशिष्ट विषय, बी में समवर्ती विषय, और सी में राज्य सूची, और डी में
संघ सूची। तो समवर्ती सूची के ये विषय हैं, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। ए में कहा जा रहा है आर्टिकल 51, बी में कहा जा रहा है आर्टिकल 50 और सी में कहा जा रहा है आर्टिकल 48 और डी में कहा जा रहा है आर्टिकल 49। 26 का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, ए सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। हैदराबाद, ए में कहा जा रहा है गोदावरी नदी, बी में कहा जा रहा है मूसी नदी और सी में कहा जा रहा है महानदी और डी में कहा जा रहा है कृष्णा नदी। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी। कौन सी नदी। मूसी नदी। कमेंट करके बताएंगे। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, 28, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए में कहा जा रहा है सहारा, बी में कहा जा रहा है कालाहारी और सी में कहा जा रहा है गोबी और डी में कहा जा रहा है थार। 28 का सही आंसर हो जाएगा सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है। सहारा, ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ए में कहा जा रहा है 24, बी में कहा जा रहा है 18 और सी में कहा जा रहा है 28 और डी में कहा जा रहा है 22 भाषाएं। 29 का सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं की, जो 22 भाषाओं की बात की गई है, यानी डी सही हो जाएगा। अब वो 22 भाषाएं कौन सी थी यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ मैं। असमिया थी, उड़िया थी और उर्दू और कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो और मणिपुरी और मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये टोटल कितनी भाषाएं थी। 22 भाषाएं थी, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। इन्हीं में से एग्जामिनर सीटेट में पूछता है कि निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है। जब आपको 22 भाषाओं का ज्ञान होगा, पता होगा, तो आप बता सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा देखे जाते हैं, किए जाते हैं। कौन देखता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो, राष्ट्रपति ने छुट्टी ले ली है या कोई और दिक्कत है तो कौन देखेगा। उपराष्ट्रपति देखेगा। और अनुच्छेद आर्टिकल की बात की जाए तो कितने आर्टिकल की बात हो रही है। 52। अनुच्छेद 52 के तहत ये याद रखना है। और कितने तक, कब, कितने महीने की बात होती है। केवल 6 माह तक कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकता है। कौन। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। और कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।